जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सप्लोर विद बजरंगी में। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि उत्तराखंड 2025 की चार धाम यात्रा जल्द ही चालू होने वाली है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड के चार धाम की यात्रा कैसे सरलता से करें, इसके बारे में बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं उत्तराखंड के चार धाम की 2 बार यात्रा कर चुका हूँ। उस अनुभव से आपको बताऊंगा कि आप चार धाम की यात्रा सरलता से कैसे करें, कहाँ रुकें, बीच बीच में आप अन्य किस किस तीर्थ के दर्शन कर सकते हैं, कितना खर्चा लगेगा और कौन सा समय इस यात्रा को करने के लिए सबसे उचित होगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरह की यात्राएं और उनसे जुड़ी जानकारी प्राप्त होती रहेंगी। तो चलिए चलते हैं अपने चार धाम की यात्रा पर। सबसे पहले आप जिस भी शहर में रहते हैं वहां से आप बस या ट्रेन के माध्यम से पहुंचेंगे हरिद्वार। यदि आप हवाई यात्रा से पहुंचना चाहते हैं तो आप देहरादून के जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर आकर वहां से बस या टैक्सी से हरिद्वार पहुंच सकते हैं। हरिद्वार पहुंचकर गंगा के पावन जल में स्नान करके हरिद्वार से बड़कोट के लिए बस पकड़ लीजिए। बड़कोट के लिए यदि कोई सीधी बस ना हो तो पहले धरासू बैंड तक की बस और फिर वहां से वाहन या बस करके बड़कोट या जानकी चट्टी तक की सीधी बस लेकर आप जानकी चट्टी में रात्रि विश्राम करिए। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर यमुनोत्री धाम के लिए चढ़ाई शुरू कर दीजिए। यमुनोत्री धाम की चढ़ाई में आप सुंदर शीतल माँ यमुना जी का वेग देखते हुए जाएंगे। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण पर्वत श्रृंखला के दर्शन करते हुए आप पहुंच जाएंगे यमुनोत्री धाम। यमुनोत्री धाम में पास में ही यमुना का अत्यंत ठंडा जल प्रवाहित होता रहता है, आप उसमें भी स्नान कर सकते हैं। और मंदिर के अंदर तप्त कुंड भी है जिसमें गर्म पानी होता है, जिसे सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है। आप उसमें भी स्नान कर सकते हैं। यमुनोत्री धाम में यमुना मैया के सुंदर दर्शन प्राप्त कर वापस नीचे की ओर उतर आइए। यमुनोत्री से नीचे उतरकर हम जानकी चट्टी से बस करके पहले बड़कोट और फिर बड़कोट से उत्तरकाशी पहुंचेंगे। उसके बाद रात्रि का विश्राम उत्तरकाशी में करेंगे। अगली सुबह आप सुंदर सी उत्तरकाशी में गंगा स्नान करिए और गंगा स्नान करके यहाँ के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ जी के दर्शन कर लीजिए। उसके बाद आप उत्तरकाशी से शेयरिंग टैक्सी लेकर गंगोत्री के लिए प्रस्थान कर जाइए। गंगोत्री जाने का रास्ता बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्यों से भरा हुआ है। रास्ते में आपको 2 प्रमुख जगह मिलेंगी जिनमें आप रुककर उनको देख सकते हैं। पहला हर्षिल गांव। यह गांव अपने सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है तथा राम तेरी गंगा मैली फिल्म की शूटिंग भी इसी गांव में हुई थी और यह गांव वास्तव में बहुत सुंदर है। उसके आगे आपको मिलेगा गरतांग गली का ब्रिज, जिसके लिए आपको लगभग 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा। रास्ता थोड़ा सा खतरनाक होगा पर ट्रैक आसान है। और आप पाएंगे कि कई 100 फीट की ऊंचाई पर लटकता हुआ एक वुडन ब्रिज, जिस पर आप चल भी सकते हैं। उसके बाद आप पहुंचेंगे वहां से गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम पहुंचकर अपना कमरा ले लीजिए। उसके बाद आप सूर्य कुंड और पांडव गुफा के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। सूर्य कुंड आपको पास में ही मिल जाएगा, परंतु पांडव गुफा के लिए जंगलों के बीच से ट्रैक करते हुए जाना पड़ेगा। यदि आपके पास 2 घंटे हैं तो आप यहाँ भी जा सकते हैं, जहां आपको गुफा में साधु बाबा जी के दर्शन प्राप्त होंगे। उसके बाद अपने कमरे में आकर रात्रि विश्राम करिए। अगली सुबह उठकर गंगोत्री में गंगा स्नान करिए। स्नान करने के बाद आप गंगोत्री धाम में जाकर गंगा मैया के सुंदर दर्शन करें और फिर गंगोत्री धाम से प्रस्थान करने की तैयारी करें। यदि आपके पास 2 से 3 दिन का समय है
तो गंगोत्री से गोमुख की यात्रा भी आप कर सकते हैं। गंगोत्री धाम से वापस से शेयरिंग टैक्सी से हम पहुंचेंगे उत्तरकाशी। अब हमारा अगला गंतव्य केदारनाथ होगा, लेकिन यदि आप दोपहर और शाम में उत्तरकाशी पहुंचेंगे तो आपको केदारनाथ जाने का कोई सस्ता विकल्प जैसे बस नहीं मिलेगी। आप उसी दिन निकलना चाहें तो पूरी गाड़ी बुक करके जाना पड़ेगा। हम लोगों ने उत्तरकाशी में एक रात्रि विश्राम करने का निश्चय किया, जिससे हमें चार धाम यात्रा में भी विश्राम मिलता रहे। अगली सुबह उठकर हमें उत्तरकाशी से श्रीनगर के लिए बस मिली और श्रीनगर उतरकर हमें रुद्रप्रयाग की बस मिली। अब यदि आपको सीधे केदारनाथ जाना है तो रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग की बस कर लीजिए, लेकिन वो बस सुबह जल्दी ही निकल जाती है, इसलिए हम रुद्रप्रयाग में ही आकर रुक गए और वहां पर पवित्र अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम में स्नान किया। उसी दिन पता चला कि यहाँ से कुछ दूर पर भगवान कार्तिकेय का एकमात्र मंदिर है, तो हमने सोचा क्यों ना उसी सफर पर निकलते हुए केदारनाथ को पहुंचे। तो रात को रुद्रप्रयाग में सोकर अगली सुबह हम निकलते हैं रुद्रप्रयाग से कार्तिक स्वामी मंदिर के लिए। सुबह सुबह कार्तिक स्वामी मंदिर के लिए हमने शेयरिंग टैक्सी करी और कनकचौरी गांव पहुंचकर एक कमरा ले लिया और कनकचौरी गांव से ही कार्तिक स्वामी मंदिर की चढ़ाई शुरू होती है। रास्ते में आपको हरे भरे जंगल और बेहद सुंदर हिमालय पर्वतों के दृश्य मिलेंगे। इन्हीं सबको देखते हुए हम पहुंचते हैं कार्तिक स्वामी मंदिर। मंदिर के दर्शन कर हम वापस कनकचौरी गांव में आकर रात्रि विश्राम करते हैं। अगली सुबह कनकचौरी से गुप्त काशी शेयरिंग टैक्सी से निकलते हैं। गुप्त काशी पहुंचकर हम दर्शन करते हैं यहाँ के काशी विश्वनाथ मंदिर के, जहाँ पर एक ही कुंड में गंगोत्री से गंगा जी तथा यमुनोत्री से यमुना जी का संगम होता है। इसमें स्नान करके तथा विश्वनाथ जी के दर्शन करके उसी दिन हम शेयरिंग टैक्सी से सोनप्रयाग निकलते हैं। सोनप्रयाग पहुंचकर हम शेयरिंग टैक्सी से त्रियोगी नारायण गांव के लिए निकलते हैं। पहुंचते हुए वहां पर रात्रि हो जाती है, तो वहीं पर कमरा लेकर रात्रि विश्राम करते हैं। अगली सुबह जल्दी उठकर त्रियोगी नारायण मंदिर के दर्शन के लिए हम लोग निकल जाते हैं। आपको बताते चलें कि इसी मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था और उनके विवाह के पवित्र यज्ञ कुंड की अगले 3 युगों से अभी तक अग्नि यहाँ पर निरंतर जल रही है, इसलिए इस मंदिर का नाम त्रियोगी नारायण है। मंदिर दर्शन के बाद हमने त्रियोगी नारायण गांव देखा और शेयरिंग टैक्सी से वापस सोनप्रयाग आ गए। सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुंचे और गौरीकुंड पर कमरा लेकर रात्रि विश्राम किया। अगली सुबह गौरीकुंड से केदारनाथ जी के लिए चढ़ाई शुरू कर दी। और मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण शाम तक केदारनाथ धाम में पहुंच गए। और वहीं पर टेंट में रात्रि विश्राम किया। अगली सुबह केदारनाथ मंदिर के सुंदर दर्शन किए और दर्शन करने के बाद वापस नीचे आ गए गौरीकुंड तथा वहां पर ही रात्रि विश्राम किया। अगले दिन सुबह हम गौरीकुंड से नीचे सोनप्रयाग आए और सोनप्रयाग से बस या टैक्सी करके पहुंच गए जोशीमठ। जोशीमठ में एक रात्रि विश्राम किया। अगली सुबह जोशीमठ में नरसिंह भगवान के मंदिर के सुंदर दर्शन करके शेयरिंग टैक्सी से हम पहुंचे बद्रीनाथ। वहां पर भी एक रात्रि विश्राम किया तथा बद्रीनाथ जी के बहुत ही भव्य सुंदर दर्शन करके अगली सुबह वापस से ऋषिकेश के लिए बस पकड़ लिया। ऋषिकेश आकर आप गंगा स्नान करिए और एक रात्रि ऋषिकेश में विश्राम करके आपकी 4 धाम यात्रा संपूर्ण रूप से पूर्ण हो जाती है। अब चलिए जानते हैं कि 4 धाम यात्रा करने के लिए सबसे सही समय क्या होता है। वैसे 4 धाम यात्रा मई से मध्य अक्टूबर तक खुली रहती है।
जब चार धाम यात्रा मई में खुलती है तब पूरे देश से अचानक लोगों की यात्रा करने के लिए भीड़ इकट्ठा हो जाती है और जुलाई अगस्त में बारिश और भूस्खलन बहुत ही ज़्यादा होता है। इसीलिए मैंने अपनी चार धाम यात्रा दोनों बार सितंबर में ही की। सितंबर में आपको बारिश के बाद पर्वतों पर अच्छी हरियाली दिखती है, जिससे प्राकृतिक सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। भीड़ कम होने के कारण आपको हर जगह सस्ते मूल्य पर चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। हालांकि आपको हल्की फुल्की बारिश मिल सकती है। चार धाम यात्रा का मेरा टोटल बजट लगभग 15,000 रुपये लगा था, जिसमें से चार धाम के अलावा अन्य तीर्थ भी सम्मिलित थे। यदि आप सितंबर में यात्रा करते हैं और केवल चार धाम यात्रा ही करते हैं और किसी अन्य तीर्थ पर नहीं जाते हैं तो यह बजट और भी कम हो सकता है। वैसे मैंने हिमालय के चार धाम की तीर्थ यात्रा की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें आपको और अधिक विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। एक एक जगह के खर्चे जैसे खाना पीना, होटल आदि में रहना, बस टैक्सी के टिकट, ये सब कुछ मिलाकर आपको बताया है। यदि आप इस साल 2025 में चार धाम यात्रा करने का सोच रहे हैं तो वो प्लेलिस्ट आप जाकर ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आपको कोई संकोच या संशय नहीं रहेगा। प्लेलिस्ट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। यहाँ तक वीडियो में साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आशा है आपको वीडियो पसंद आया हो। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों तथा परिवारीजनों के साथ शेयर करें, ताकि यह जानकारी सब तक पहुंच पाए। तो मिलता हूं फिर किसी यात्रा में। तब तक के लिए जय श्री राम, हरे कृष्ण, हर हर महादेव।